हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है। किसी भी रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म को कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें किस तरीके की मैकेनिज्म जो है वो प्रोसीड हो रही है और किस तरीके का इसमें प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला, इसमें 5 अपन को मेथड्स दिए गए हैं, मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें 5 तरीके के मेथड अपन को दिए गए हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट एनालिसिस, सेकंड है स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट, थर्ड है आइसोटोप इफेक्ट, फोर्थ है स्टीरियोकेमिकल एविडेंसेस और लास्ट है आपके काइनेटिक स्टडीज़ यानी कि गतिकीय अध्ययन। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस, उत्पाद विश्लेषण। तो इसके अकॉर्डिंग दिया गया है उत्पादों की पहचान कर क्रियाकारकों की संरचना की तुलना कर मैकेनिज्म का पता लगाना। यानी कि उत्पादों की पहचान कर क्रियाकारकों की संरचना की तुलना कर मैकेनिज्म का पता लगाना। तो इसमें क्या है, उत्पाद का विश्लेषण किया जाता है कि उत्पाद की पहले पहचान करते हैं कि किस तरीके का अपन को प्रोडक्ट मिला है। उसके बाद अपन देखते हैं जो अपन ने रिएक्टेंट लिए हैं वो किस तरीके के हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अपन मैकेनिज्म का पता लगाते हैं कि कौन सी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हुई होगी। तो इसमें है कि एक से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं तो अभिक्रिया के अणुगतिक और ऊष्मागतिक नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। अगर एक से ज़्यादा जो हैं आपके पास प्रोडक्ट आपको मिलते हैं तो क्या होता है, अभिक्रिया के अणुगतिक और ऊष्मागतिक नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ पर अपन को एग्जाम्पल दिया हुआ है पैराक्लोरोटोइन। तो पैराक्लोरोटोलुइन के अंदर क्या है, बेंजीन रिंग होती है और एक तरफ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है जिसे कि टोलुइन बोलते हैं, और साथ में इसमें क्या है, पैरा पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो ये है पैराक्लोरोटोलुइन। ये रिएक्शन करेगा सोडियम NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के साथ। तो अपन को क्या मिलेगा, क्लोरीन जो है, क्लोरीन की जगह क्या आएगा यहाँ पर, अमोनिया NH2 ग्रुप जुड़ेगा। सॉरी, यहाँ गलती से NH3 लिखा हुआ है, यहाँ पर NH2 आएगा। NH2 ग्रुप जुड़ेगा और पैरा पोजीशन पर और मेटा पोजीशन पर, यानी कि अपन को पैराटोलुइडीन और मेटाटोलुइडीन मिलेंगे। अब इनमें से अपन को देखना है कि फर्स्ट जो प्रोडक्ट है पैरा वाला पैराटोलुइडीन वो कम मात्रा में मिलता है और मेटाटोलुइडीन जो है वो अधिक मात्रा में अपन को मिलता है, जिसका कारण है इससे अपन को प्रोडक्ट अपन को पता चल गए। तो एक प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट जो है वो कम मात्रा में मिलेगा, जिससे अपन को क्या आसानी हो जाएगी, अपन को देखना होगा कि जो मैकेनिज्म है वो पैरा पोजीशन वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो अपन मैकेनिज्म उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग अपन इसकी मैकेनिज्म को जो है वो डिटरमाइन करेंगे। फिर है प्रतिस्थापन द्वारा पैरा बनता है लेकिन पैरा बनता है लेकिन मेटा जो है वो मेन प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसमें बेंजाइन मैकेनिज्म जो है वो यूज़ की गई है, जिससे अपन को पता चल जाएगा कि मेटा प्रोडक्ट जो है वो अधिक मात्रा में क्यों बना है। तो अपन दोनों प्रोडक्ट की जो है वो मैकेनिज्म लिखेंगे, लेकिन अपन को जो प्रोडक्ट अधिक मिला है अपन उस मैकेनिज्म को ज़्यादा अपन जो है प्रायोरिटी देंगे। तो ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर जो है मेटाटोलुइडीन अधिक मात्रा में बना है तो अपन बेंजाइन मैकेनिज्म को प्रीफर करेंगे, जिसके अंदर की बेंजाइन जो है वो इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि यहाँ पर अपन ने लिया पैराक्लोरोटोलुइन, इसके साथ NH2 नेगेटिव की रिएक्शन कराई जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन और पास वाले कार्बन का हाइड्रोजन जो है ये निकल जाएंगे और यहाँ पर बेंजाइन इंटरमीडिएट अपन को मिलेगा। और साथ में इसके अगर NH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पैरा पोजीशन पे भी हो सकता है और मेटा पोजीशन पर भी हो सकता है, लेकिन मेटा पोजीशन जो है वो मोर स्टेबल होने की वजह से अपन को ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है। सेकंड है मेथड डिटर्मिनेशन का स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट। अपन को देखना है कि इसमें जो इंटरमीडिएट है वो किस तरीके का बना है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इसकी मैकेनिज्म को निर्धारित करते हैं। तो एक या अधिक इंटरमीडिएट प्राप्त करके मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया था, ये है
हाफमान हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, एमाइड को अपन कन्वर्ट करते हैं 1 डिग्री एमीन के अंदर। तो यहाँ पर अपने पास एमाइड है RCONH2, इसकी रिएक्शन कराई अपन ने Br2 के साथ प्लस 4KOH। तो अपन को क्या मिला, 1 डिग्री एमीन प्लस KBr, K2CO3 और वाटर। तो इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता रखी है। एक बार आप फिर से फटाफट देख लीजिए। अपने पास है एमाइड CH3CONH2, इसकी रिएक्शन कराई अपन ने Br2 के साथ, तो अपन को मिला N ब्रोमो एसिटामाइड। इसके बाद इसमें से HBr जब बाहर निकलता है तो अपन को मिलती है नाइट्रीन। इस नाइट्रीन के अंदर होता है रीअरेंजमेंट और उससे अपन को KOH के साथ रिएक्शन कराने पर अपन को मिलती है 1 डिग्री एमीन। तो ये था आपका स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट। फिर नेक्स्ट अपने पास आता है आइसोटोप इफेक्ट, यानी कि समस्थानिक प्रभाव। तो आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है, वेग निर्धारक पद में कौन सा बॉन्ड टूटा है या नहीं टूटा है, इसके लिए एक परमाणु को उसके समस्थानिक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और उत्पाद में उस समस्थानिक की स्थिति को देखकर मैकेनिज्म का पता लगाया जाता है। अब इसे आप इस तरीके से समझिए कि किसी भी वेग निर्धारक पद में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। अपन ने कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कराई, तो उसके अंदर वेग निर्धारक पद यानी कि जो सबसे ज़्यादा स्लो स्टेप होता है उसमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, इसके लिए एक परमाणु को उसके समस्थानिक से अपन क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है एस्टर का। एस्टर है अपने पास CH3CH2 COOC2H5। ये एस्टर का क्षारीय अपघटन है, इसका जो एग्जाम्पल है। इसमें अपन क्या करते हैं, इस एस्टर का जो ऑक्सीजन है जो C2H5 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसको अपन क्या करते हैं, इसके एक समस्थानिक से रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि जनरली ऑक्सीजन जो होता है 16 वाला समस्थानिक होता है, लेकिन अपन ऑक्सीजन 18 वाले समस्थानिक से इसको रिप्लेस कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, उत्पाद में वो समस्थानिक कौन सी स्थिति पर आया है ये अपन पता लगाते हैं और उससे अपन मैकेनिज्म जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। तो अपन इस एस्टर में जो C2H5 से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन था उसको अपन ने ऑक्सीजन 18 से रिप्लेस कर दिया है और इसका फिर अपन क्या करा रहे हैं, क्षारीय जल अपघटन करा रहे हैं, जिससे अपन को मिलता है एल्कोहल और एसिड। तो ये अपन ने देखा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अल्कोहल के अंदर जाता है, ऑक्सीजन 18 वाला जो ऑक्सीजन है ये अल्कोहल में चला जाता है, लेकिन एसिड के अंदर सिंपल ऑक्सीजन अपन को मिलता है। यानी कि इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ना कि ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप का। ठीक है, तो इससे अपन को क्या पता चल गया, मैकेनिज्म का पता चल गया कि इसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड वाला कार्बन है वो और पास वाले ऑक्सीजन का जो है वो बॉन्ड ब्रेक होता है, ना कि एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप के बीच का। तो ये था आइसोटोप इफेक्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टीरियोकेमिकल एविडेंसेस, यानी कि त्रिविम रासायनिक प्रमाण। तो इसके अंदर अपन देखते हैं SN1 और SN2। ठीक है, दो तरीके के रिएक्शन देखते हैं, SN1 और SN2। SN1 होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये दो टाइप की होती, दो क्या ये ज़्यादा टाइप की होती है। तो SN1 हो गई, SN2 हो गई, तो ये क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी कि नाभिक से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसके अंदर अपन देखते हैं स्टीरियोकेमिकल एविडेंसेस किस तरीके से होते हैं। तो अपन पहले SN1 रिएक्शन देखते हैं जिसमें कि रेसिमाइजेशन होता है और ये 2 पदों में संपन्न होती है। इसी तरीके से SN2 जो रिएक्शन है इसमें इन्वर्जन होता है और ये इन्वर्जन यानी कि विन्यास का प्रतिपन्न होता है और ये केवल एक ही पद में पाई जाती है। तो अपने पास है SN1 जो कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यहाँ पर बनाया गया है जिसमें कि 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, R1, R2 और R3, जो कि R1 है
वेज पे, R2 है डैश पे और R3 है प्लेन पे, R3 और BR जो है ये है प्लेन पे। तो ये स्लो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है यानी कि वेग निर्धारण का ये पद होता है। तो स्लो स्टेप में अपन देखते हैं कि ब्रोमीन जो है वो बाहर निकल जाता है और कार्बन पर जो है, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज लगा लीजिएगा, कार्बन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यानी कि कार्बोकेटाइन बनता है। इसके बाद जो अपने पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होता है यानी कि OH नेगेटिव, वो क्या करता है, कार्बन पर अटैक करता है, जो कि दो तरीके से कर सकता है, या तो वेज साइड से करे या फिर या तो फ्रंट से करे या फिर बैक साइड से करे, जिससे कि अपन को दो तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी कि रेसिमीकरण अभिक्रिया होती है और रेसिमिक मिक्सचर अपन को प्राप्त होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो SN2 का है, जिससे कि अपन स्टीरियोकेमिकल एविडेंसेस ले सकते हैं। तो SN2 जो है ये भी एल्किल हैलाइड देते हैं, लेकिन जनरली 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं, और इसमें भी कार्बन के साथ सेम अपन ने रिएक्टेंट लिया है, लेकिन अपन को प्रोडक्ट जो है वो अलग मिलता है, केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा इसके अंदर। फर्स्ट वाले में तो क्या रेसिमिक मिक्सचर मिला, यानी कि दो तरीके के प्रोडक्ट मिले, लेकिन सेकंड वाले में केवल एक तरीके का ही प्रोडक्ट मिलता है। तो SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है और आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरीके से स्टीरियोकेमिकल एविडेंसेस द्वारा भी जो है, अगर सेम प्रोडक्ट सेम रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कराने पर अगर आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, तो मैकेनिज्म का अपन निर्धारण करते हैं कि वो SN2 मैकेनिज्म के द्वारा हुआ है। लेकिन अगर सेम उसी रिएक्टेंट के साथ न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने पर अपन को रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, यानी कि दो तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, तो अपन मैकेनिज्म का निर्धारण करते हैं कि वो SN1 के द्वारा संपन्न हुई है। इसके बाद है लास्ट काइनेटिक स्टडीज़ यानी कि गतिकीय अध्ययन। तो ये लास्ट आपके मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो इसके अकॉर्डिंग किसी अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होता है, अभिकारक के विलुप्त होने के वेग के बराबर होता है। यानी कि जैसे जैसे अभिक्रिया का वेग जो होता है वो जैसे जैसे अभिकारक विलुप्त होता जाएगा और उत्पाद जो है वो बढ़ता जाएगा, उसके बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन करा रहे हैं अपन NOH के साथ, तो अपन को क्या मिलता है, एल्किल अल्कोहल मिलता है, यानी कि मेथनॉल मिलता है, साथ में NaBr आपके बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो इसकी अगर अपन सक्रिय द्रव्यमान वाला अगर अपन गति के नियम लगाएं तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग -d/dt और रिएक्टेंट की जो है आपके कंसंट्रेशन यानी CH3Br की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी, CH3Br की कंसंट्रेशन एक्टिव कंसंट्रेशन और NOH की एक्टिव कंसंट्रेशन के ये होगी आपके समानुपाती। और समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं तो अपन क्या आता है, K आता है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये कैसी होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्योंकि जो है अभिक्रिया का वेग जो है वो दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसकी कोटि क्या होगी, 2, यानी इसलिए इसमें SN2 लिखा गया है। लेकिन उसी प्रकार यदि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर अपन वाटर के साथ कराते हैं तो अपन को क्या मिलता है, HBr अलग निकल जाता है और अपन को टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलता है, जो कि केवल निर्भर करता है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कंसंट्रेशन पर, यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म होगी SN1, क्योंकि इसका जो वेग स्थिरांक है केवल एक ही अभिकारक है उसकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। तो ये था काइनेटिक स्टडीज़ यानी कि गति के अध्ययन द्वारा मैकेनिज्म पता लगाना। तो अपन ने पढ़े पाँच मेथड्स पढ़े डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म के। फर्स्ट है प्रोडक्ट एनालिसिस यानी कि उत्पाद विश्लेषण, दूसरा है स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती के द्वारा मध्यवर्ती के अध्ययन से, थर्ड है आइसोटॉप इफेक्ट यानी समस्थानिक प्रभाव, फोर्थ है स्टीरियोकेमिकल एविडेंसेस यानी त्रिविम रासायनिक प्रमाण, और लास्ट है काइनेटिक स्टडीज़ यानी कि गतिकीय अध्ययन। थैंक यू।